पूरा कौन है? लाइव चल रहा है? आवाज आ रही है मेरी? चल स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे विद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, उसकी सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे उसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस, कि भाई हमें ये प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी इंपॉर्टेंस आपकी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस से काफी हद तक डिफरेंट है। ठीक, proper understanding of management principles is very necessary and helpful for managers as these principles act as guideline for managerial activities। कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमको क्या सिखाते हैं, ये हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं। ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि हाउ दे शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हो, जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज हो, तो उस टाइम पे उनको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हमको ये प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। ओके, by practicing principles, managers can avoid various mistakes while dealing with people in the organization। ठीक, होता क्या है, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को हेल्प करते हैं इन अवॉइडिंग अकरिंग एनी इश्यूज। ठीक है, जैसे कि अब समझो अगर एक मैनेजर है, ठीक, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने कहीं ना कहीं अप्लाई किया है। देखो होता क्या है, आप ऐसा नहीं हुआ कि आपने प्रिंसिपल्स सीख लिए, आपने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए और एकदम से आप अच्छे मैनेजर बन जाओगे, नहीं। विद रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। जब हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, अपना कुछ पर्सनलाइज उसमें करेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि भाई क्या प्रिंसिपल है, क्या समझाता है। ठीक है, बट जब हम उस चीज को समझेंगे, एक अच्छा मैनेजर जब उस चीज को समझेगा तब फिर वो प्रॉब्लम से डील कर पाएगा और किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी। वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकता है बाय प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ओके, ये जो मैनेजर्स को एक रियलिटी चेक देता है ना, कि भाई जैसे समझो अभी चीजें हमें नहीं पता कि रियलिटी में क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन से डील करना मैनेजर्स को कौन सिखाता है? प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। Management principles act as guidelines for the managers. These principles improve knowledge, ability and understanding of managers to work under various managerial solutions। देखो आपने एक बात सुनी होगी कि चीजें जो प्रैक्टिकली होती है ना, जैसे हमने अभी जो थ्योरेटिकल, हम अभी केवल क्या कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग ओनली थ्योरीज। ठीक, अभी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप उठा के देख लो, भले ही आप अकाउंट्स की बात करो, आप इकोनॉमिक्स की बात करो, इवन अगर आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हो ना, अकाउंट्स में आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो या इकोनॉमिक्स में आप इनकम निकाल रहे हो, जीडीपी निकाल रहे हो, स्टिल यू आर ओनली स्टडिंग द थ्योरेटिकल पार्ट। अभी तक आपने ना तो अकाउंट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया कि अकाउंट्स बनते कैसे, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। आप फाइनल अकाउंट्स छोड़ दो, आपने कभी कैश बुक भी नहीं बनाई होगी थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली के बियॉन्ड कि प्रैक्टिकली कभी बनाई हो। सेम ना आपने कभी डेटा कलेक्ट किया होगा, हमने 11th में भी पढ़ा कि भाई डेटा कलेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, बट हमने चीजों को अभी तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है,
समझा है, अप्लाई किया है क्या? और जब आप अप्लाई करोगे तो चीजें यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दिखाएंगी, मतलब जमीन आसमान का फर्क आपको समझ में आएगा थ्योरीज में एंड प्रैक्टिकल में। तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच का एक जो गैप है ना, वो कवर कैसे होता है? बाय एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। क्योंकि समझो, मैनेजर्स पढ़ के आए हैं चीजें, बट उनको एक यूजफुल इंसाइट कौन देता है? एक ऐसी इंसाइट जो उनकी हेल्प करता है रियल वर्ल्ड में डील करने का, वो हेल्प करता है मैनेजर्स के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। These principles enable managers to learn from past mistakes and make them more efficient. ठीक, भाई इंसान है, इंसान गलतियां तो करेगा, मैनेजर्स गलतियां तो करेंगे, बट उन गलतियों से सीखने का मौका कौन देता है हमको? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जैसे कि मैनेजर can leave routine decision making to his subordinates and deal with exceptional situation which require his her expertise by following the principle of delegation। ये principle of delegation कहता है। वो बात अलग है, ये प्रिंसिपल आपके इस चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको चैप्टर 5 में मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक, बट ये प्रिंसिपल ये कहता है कि समझो, एक इंसान है, ठीक, एक मैनेजर, सारे काम उसके पास है या बहुत सारे काम उसके पास है, बट उसमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जो वो दूसरों को दे सकता है, दूसरे मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर सकता है कि भाई ये कुछ काम आप कर लो। और जो एक्सेप्शनली एक्सपर्टीज वाले काम है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, वो काम कौन करेगा? मैनेजर खुद। इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि उसके पास केवल लिमिटेड वर्क होगा, वो लिमिटेड वर्क जिसमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो उस काम को सबसे बेस्ट वे में कर पाएगा, और उसके जो रूटीन वर्क्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डेलीगेट। तो ये चीजें सिखाता कौन है? प्रिंसिपल्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, भाई हम रिसोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रॉपर भी नहीं, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो पाएगी, यानी कि हम संभाल भी अच्छे से पाएंगे सब चीजें। ह्यूमंस as well as material resource are limited, so these resources must be used in such a manner that they give maximum output with minimum cost। ये बात सच है या नहीं है? बताओ। स्कैर्सिटी है, हमारे पास हर चीज की एक लिमिट आ जाती है कि भाई हमारे पास इतनी ही है, और मैनेजर्स जो होते हैं उनका यही काम होता है कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेदर फिजिकल या फिर ह्यूमन, या फिर आप उनकी आप बात कर लो मनी की, उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट निकालना, ये काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। ठीक, due to cause and effect relations of managerial actions and decisions, the wastage associated with the trial and errors are minimized। देखो समझो, ट्रायल एंड एरर सुना है कभी? कि भाई पहले हम ट्राई करते हैं, ठीक, अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे, उसके बाद जो सबसे सही लगी या सबसे कम गलत लगी उसको चूज कर लिया। अब ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता है? आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और आपके एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे बेटर क्या है कि हम समझे कि अगर हम कोई चीज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। आपने पढ़ा था कल फीचर में, मैनेजरियल प्रिंसिपल के एक फीचर होता है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि मैनेजमेंट फीचर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बता देते हैं कि इफ यू अप्लाई अ सर्टेन थिंग देन व्हाट विल बी द पॉसिबल इम्प्लीकेशन और इफेक्ट ऑफ इट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे कि मैंने डिवीजन ऑफ वर्क किया, तो डिवीजन ऑफ वर्क का आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी मुझे पता होगा। या कोई भी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, बुरा या अच्छा, वो हमें पहले से पता होगा। पता होगा कि नहीं पता होगा कि उसका ह्यूमंस पे क्या असर पड़ेगा, मटेरियल पे क्या असर पड़ेगा। तो इससे ट्रायल एंड एरर से हम बच जाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और जब ट्रायल एंड एरर्स नहीं होंगे तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो स्लाइड। Scientific decisions. Management principles helps in taking thoughtful and justifiable decisions. They emphasizes logics rather than blind faith। जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो बेसिकली लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखोगे वहां पर वो स्पेसिफिक एम्फेसाइज करते हैं साइंस पे। साइंस मतलब कि जो भी हम डिसीजन ले वो साइंटिफिकली ले, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन या अपने बिलीफ पे। ठीक, मतलब हर चीज की प्रैक्टिस करें, हर चीज को देखें, हर चीज को समझे, फिर डिसीजन ले। ओके, मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडिस।
ठीक, यहाँ पे मैनेजर्स का अपना पुराना बिलीफ कि भाई हम इतने सालों से मैनेजर हैं, हमें ऐसा ऐसा हमारे साथ आज तक हुआ है, उस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने होते। डिसीजन कैसे लेने होते? साइंस पे, साइंस बेस्ड, यानी कि साइंटिफिकली डिसीजन लेने होते हैं। ठीक, हाँ हाँ वो अलग है। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। ठीक, बेसिकली ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये स्पेसिफिकली इंफेसाइज करते हैं साइंस पे। साइंस पे मतलब साइंटिफिक बेसिस ऑफ रूल्स। अभी आप जब टेलर के प्रिंसिपल पढ़ोगे ना, टेलर FW टेलर का पहला ही प्रिंसिपल पता है क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कि भाई जो डिसीजंस हो वो किस बेसिस पे हो? साइंस के बेसिस पे, ना कि ऑन द इंट्यूशन पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। ठीक, आपको कोई भी चीज डिसाइड करनी है तो कैसे होगी? एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे। आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट के बाद जिसका अच्छा रिजल्ट मिले वो चूज करो। स्लाइड, आगे, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। हमें पता है ना मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है ना। मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है अपने आप को, किसके हिसाब से? विद द चेंज इन एनवायरमेंट। अगर वो ये नहीं करेंगे देन क्या वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? क्या वो compete कर पाएंगे? ये बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज, इन्वायरमेंट चेंज में जो आपके प्लान्स होंगे वो वर्क करेंगे ही नहीं, है ना। जैसे अब समझो, कोई, हमने जब प्लान किया तब सिचुएशन डिफरेंट थी, और आज जब हम रियल लाइफ में चल रहे हैं तब सिचुएशन क्या है? डिफरेंट। अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन के साथ चेंज नहीं करोगे खुद को, अपने प्लान्स को, तो क्या आप डील कर पाओगे? आप सफर कर पाओगे? नहीं। तो सेम चीज ही, यही चेंजिंग एनवायरमेंट के, चेंज इन एनवायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है अपने आप को चेंज करने में। ठीक, management principles trains the manager in implementing the changing in right direction and at right level in the organization। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि चेंज की जरूरत कहाँ है और कब चेंज करना है, किस जगह करना है। समझना एक बात, कोई एक पर्टिकुलर चेंज आया, जरूरी है उस चेंज का इम्पैक्ट हर जगह हो? मुझे तो नहीं लगता। होता है क्या ऐसा? नहीं। मे बी अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा। बट अगर किसी चेंज का इम्पैक्ट कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज में पड़ना है, देन उन पर्टिकुलर एरियाज में तो मैनेजर्स चेंज करेंगे। तो उसमें हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं इन अप्लाइंग द चेंजेस, इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस। ठीक, although management principles are relative and general guidelines, yet by modifying these principles changes can be made in the organization। देखो समझो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी का मतलब होता है एक चेंज आया, उस चेंज का इम्पैक्ट कहीं कुछ और पड़ेगा, कहीं कुछ और पड़ेगा। ठीक, बट स्टिल जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं कि हर जगह प्रिंसिपल सेम नहीं हो सकते। जैसे कि अब रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है। ठीक, रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एम्प्लॉय को फेयर एंड जस्ट सैलरी दो। अब फेयर एंड जस्ट सैलरी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी क्या होगी? डिफरेंट। तो स्टिल इन अ वे वो हेल्प करता है। अगर आप उसमें मॉडिफिकेशंस करोगे तो आप अपनी सिचुएशन के साथ उसको लेके जा सकते हो। ठीक, फॉर एग्जांपल इनिशियली इन BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, only non-core activities were outsourced, but today companies are outsourcing core activities under KPO, that is knowledge processing outsourcing। पहले क्या होता था? केवल जो BPO सर्विसेज होती थी ना, BPO मतलब आपके कॉल सेंटर्स, वहां पे केवल नॉन कोर एक्टिविटीज होती थी। नॉन कोर मतलब जहाँ पे एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज तो आप देख लो, कोर एक्टिविटीज भी आप आउटसोर्स करते हो अलग अलग जगहों से। ठीक, वैसे ये एग्जांपल इस सिचुएशन को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, स्टिल उन्होंने दिया तो हमने पढ़ लिया। आगे, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस से मीट कर रहा है। ठीक, मैनेजर्स देखो होते क्या है, भले ही हम कुछ भी कह लें कि भाई मैनेजमेंट इज ऑन द पार्ट ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, है ना, मैनेजमेंट इजंट अ प्रोफेशन येट। ठीक, तो मैनेजर्स तो, भाई मैनेजर्स का बेसिक काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना। तो दे आर नॉट एन एक्सपर्ट इन डीलिंग विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटी की ऑब्लिगेशन, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन इट। तो उसमें कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक, जैसे कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, वो है आपका इक्विटी। ठीक, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट, कि भाई किसी भी बेसिस पे, फिर वो रिलीजन हो, कास्ट हो, आपका
सेक्स हो या किसी भी बेसिस पे डिवीजन ना हो, भाई हर किसी के साथ मेल हो फीमेल हो, अपर कास्ट से हो लोअर कास्ट से हो या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता, किसी भी बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रॉब्लम में हेल्प कर रहा है ना डील करने में। ठीक। increase awareness of the public forces businesses specifically companies to fulfill their social responsibilities. Management principle not only act as guideline for achieving organizational objectives, but these principles also guide the manager to perform social responsibility. ठीक है, आज के टाइम पे जो अवेयरनेस है ना रिगार्डिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत हो गई है, यानी कि आजकल पब्लिक सब समझती है। आज के समय पे अगर कोई कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है तो वो समझ आती है किसको, जनरल पब्लिक को। ठीक, तो इसीलिए उनसे डील करने में उनसे समझने में कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट। The interpretation of the principles have assumed newer meanings with the change in time, as equity does not mean equal wages only. It includes value to customer, care for environment, dealing with business associates. While applying these principles, public sector undertakings have developed entire township example. Bhel has developed Ranipur and Haridwar. आपने शायद भेल का एग्जाम्पल सुना होगा। भेल सुना है, झांसी में ही है, अभी आसपास ही है झांसी, बहुत दूर तो है नहीं झांसी। भेल खाने वाली भेल, देखा, हमारे बच्चों को खाने के अलावा दूसरी कोई चीज सोचती नहीं है, जबकि ऊपर लिखा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भेल खाने वाली भेल नहीं है। ठीक, अब समझो होता क्या है, जो जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल इक्विटी का ही दिया था, रीजन पता है क्या, क्योंकि इक्विटी उस बैकग्राउंड से, उस सोशल बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं आ रही है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल इक्विटी का दिया था। तो इक्विटी में पहले मतलब क्या था कि भाई हर किसी का ट्रीटमेंट अच्छे से हो, कि भाई फेयरली ट्रीटमेंट हो वेजेस के उस पे, बट आज वो ट्रीटमेंट हर तरह से है, फिर वो ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट भी, कि भाई वर्कलोड भी सबके ऊपर सेम हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वो नए नए जो मीनिंग्स जुड़ रही है ना, वो उससे आपको कहीं ना कहीं फेमिलाइज कौन करा रहा है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। हमें पता है हमारे उसमें स्कॉलर्स हैं, हमारे बच्चों में स्कॉलर्स हैं या नहीं है वो आई डोंट नो येट, मे बी आप आगे जाके अच्छे स्कॉलर्स बनो, अच्छी बात है, अच्छा कुछ करो, कुछ रिसर्च करो, बट हमारे यहाँ ऐसे फॉर्चुनेटली लोग हैं, दे आर दोज हु आर रिसर्चर्स और स्कॉलर्स, तो वो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, अपनी स्टडी को और आगे बढ़ाने में। ओके, the management principles stress on scientific judgments and logical thinking. ठीक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस पे फोकस करते हैं कि भाई आप जो भी डिसीजंस लो, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन हिट एंड एरर मेथड। ठीक, वही ट्रायल एंड एरर मेथड, कि भाई हिट एंड मिस होता है ना, आपने सुना होगा, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई और देखेंगे। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, कि भाई अगर हो गया वो तरीका अप्लाई सही से तो ठीक है, अदरवाइज वी विल ट्राई सम अदर मेथड। तो ये वाले पे फोकस नहीं करना होता। मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि आपको डिसीजंस कैसे लेने, साइंटिफिकली, साइंस पे बेस मतलब एक्सपेरिमेंट कर दो 2-4, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किस पे होने, ह्यूमंस पे। ठीक, आप अप्लाई करके देखो चीजें, ऑब्जर्वेशंस करो, एक्सपेरिमेंटेशन करो, कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, ना कि लोगों के ऊपर। पता चले तुम लोग वो ले आओ तंत्र मंत्र करने बैठ जाओ। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि कोई चीज करके देखो, फिर उसका इफेक्ट देखो क्या पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा। ठीक, दैट इज उसके बारे में वो बात करें, ना कि तंत्र मंत्र के बारे में। हमारे बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, मैं इस चीज को तो मान सकती हूँ। इसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है ना, अच्छा वो ह्यूमर चाहिए होता है, कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, तब ऐसा सोच सकते हैं। सबसे ज्यादा इन सब में खुश पता है कौन है? नहीं कशिश, तुम्हारी बात नहीं हो रही, बात गुनगुन की हो रही है। सबसे ज्यादा खुश गुनगुन है, जैसे वही सबसे पहले ट्राई करेगी, ऐसा कुछ है ना। हाँ तो नहीं है, चलो मतलब सीखने की इंटरेस्टेड है, किसी को आता हो तो सिखाना। चलो आगे फॉरवर्ड करें। एज अ रिजल्ट, these principles act as base of doing research and development in management studies. ठीक, और इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपके रिसर्च में काम आते हैं। ठीक, जैसे आपको रिसर्च करनी है, आगे जाके आपको उसी फील्ड में कुछ करना है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, आपका ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new ideas, imagination and base for research and development. Basically R&D के लिए जो एक बेस तैयार करने का काम होता है वो किसका होता है, हमारे प्रिंसिपल्स का। ओके,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक, हमारी जो मैनेजमेंट थ्योरीज है उनका जो बेस है वो कौन है, हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक, ये हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यही हमको बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। उन बहुत सारी चीजों में सबसे पहली चीज पता है क्या है, सबसे पहली चीज है रियल लाइफ सिचुएशन को समझना, प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे कैसे डील करना है वो समझना, कैसे बिहेव करना है वो समझना। ओके, दीज एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देखो, professional courses such as BBA, MBA also teach these principles as a part of their curriculum. All the management institutes take aptitude test and these tests are based on management principle only. Aptitude test मतलब ये वो टेस्ट होते हैं जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज को जज करने के लिए होते हैं। ठीक, यानी कि जो आपके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें प्रिंसिपल्स के बारे में आता है, ये जज करते हैं कि भाई आप जो पढ़ के आए हो वो क्या है। ओके, और ये हमारे बीबीए और एमबीए दोनों के करिकुलम में ये प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज दिस इज द बेस, ये बेसिक चीज है। ये अगर एक मैनेजमेंट मैनेजर्स को नहीं आएगी, देखो आप कोई इंसान बीबीए या एमबीए कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर बनने के लिए, तो ये तो बेस है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक, आगे देखो, पहले इसमें देखो, अब जब हम यहाँ हैं तो हम दो तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। एक जिनके हैं वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, एक हेनरी फ्यूल। ठीक, ओके, अब इनके प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, और इन्होंने केवल प्रिंसिपल्स नहीं दिए, इन्होंने टेक्निक्स भी दी है। Not only principle, scientific techniques are also there. जिन बच्चों के पास थोड़ी पुरानी बुक होगी उनके में थोड़ी टेक्निक्स कम होंगी, रीजन उनके में वर्क स्टडी है। ठीक, वर्क स्टडी क्या होता है, जो 4 स्टडीज इस साल की बुक में चारों स्टडीज अलग अलग दी है, पहले उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते थे वर्क स्टडी, इसलिए वो इकट्ठी होंगी, बाकी है उतनी ही जितनी पहले थी। ठीक, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पहले ये है, उसके बाद हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फ्यूल के प्रिंसिपल को हम कहते हैं जर्नल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, और आज हम पहले इन्हीं के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं पहले फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ाऊं, टेलर के हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, चल, आई थिंक मिड पेज होगा। आगे, ठीक, चल पहले जरा इनका बैकग्राउंड पढ़ ले। वैसे जो हेनरी फ्यूल या एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनके बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आते नहीं है, बिकॉज देयर इज लॉट मोर टू दिस चैप्टर। फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक, तो बहुत कुछ ऐसे इनके बैकग्राउंड से क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, जर्नली। बट एक आध नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए, एक आध का मतलब एक ही नंबर का आएगा, 1 मार्क में ही आएंगे, 6 और 4 में या 3 में तो आने से रहे। ठीक, तो इसलिए थोड़ा देख लेते हैं बस इनका बैकग्राउंड और इनकी हिस्ट्री। टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स छोड़, हम सीधे फ्यूल पे आएंगे। टेलर की हम टेक्निक के बारे में अभी पढ़ाई नहीं तो मैं कैसे बता दूं। पहले देखो हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल believes if workers efficiencies mattered in the factory system, so does the managerial efficiency। देखो ये ऐसा पता है क्यों लिखा है, क्योंकि फ्यूल और टेलर उन दोनों के प्रिंसिपल का बेस अलग अलग था। टेलर के प्रिंसिपल बेस थे वर्कर्स पर, जबकि फ्यूल के प्रिंसिपल बेस्ड है मैनेजमेंट पर। ठीक, टेलर यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो थे वर्कर बेस्ड, मतलब उनमें जो था वो था कि हम कैसे वर्कर्स की एफिशिएंसी को अच्छा करें। उन्होंने वर्कर्स की एफिशिएंसी पे एम्फेसाइज किया, वेयर एज टेलर के जो प्रिंसिपल है
उन्होंने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे एम्फेसाइज ज्यादा किया। उनके जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे वो मैनेजर के बिहेवियर पे बेस्ड थे, ठीक। इसलिए इनके प्रिंसिपल का जो बेस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए इनके प्रिंसिपल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कम और एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट ज्यादा रहे, मतलब कि उनके प्रिंसिपल्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहे, ठीक। फ्यूल एक्सप्लेन व्हाट प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क ही मस्ट परफॉर्म। फ्यूल ने क्या कहा कि भाई उनको क्या क्या काम करना है, जब काम करना है तो क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, वो किसने बताया? हेनरी फ्यूल ने। His principles continue to have improvements in management, managerial efficiency. उनके प्रिंसिपल्स का बेस ही क्या था? मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ अ मैनेजर शुड बिहेव, उनका बेस ही मैनेजमेंट था। इसलिए इसको जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। He got degree in mining engineering in 1860. He was an engineer and started working as an engineer in a coal mining company. In 1888, he was promoted as the managing director of the company. At that time, the company was in a situation of insolvency. Insolvency समझते हो? जहां पर कंपनी वाज ऑल अबाउट टू सेल आउट, जहां पे बिकने वाली हो, दिवालिया निकल चुका हो, ऐसे टाइम पर वो कंपनी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स बनाए गए। He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from this situation and he succeeded. उन्होंने उस सिचुएशन से इंसॉल्वेंसी को एक्सेप्ट किया। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे जब उनको डायरेक्टर बनाया गया, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कंपनी को इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से बाहर निकाला by using his principle and techniques. When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. ठीक, ये तो उनका डिस्क्रिप्शन था। अब हम पढ़ेंगे इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो, हेनरी फ्यूल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सॉरी मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। क्यों? He made clear distinction between technical and managerial skills. उन्होंने एक क्लियर डिस्टिंग्विश कर दिया कि भाई ये तो टेक्निकल चीजें, ये टेक्निकल स्किल्स में आती है और ये आपकी मैनेजरियल स्किल्स में आती है। उन्होंने एक डिस्टिंग्विश क्रिएट किया। ठीक, सेकंड, he identified the main step in the process of management which are considered the main function of management, यानी कि जो हमारे मेजर फंक्शंस है ना, वो भी किसने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किए? टेलर ने, सॉरी फ्यूल ने। प्लानिंग, वही हमारा पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक, आगे, he developed 14 principles of management which act as guidelines for managers to perform managerial activities. वही 14 प्रिंसिपल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलो उन 14 प्रिंसिपल को लर्न करने का निमोनिक। That you see USSR OIC, आप ध्यान से देखो 14 लेटर्स आर देयर और ये हर लेटर हर प्रिंसिपल का पहला वर्ड है। जैसे कि पहला डैड, डैड का फर्स्ट वर्ड डी, डी मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी डिसिप्लिन। ये सारे प्रिंसिपल्स के नाम है। प्रिंसिपल आगे लगा देना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी कॉमन सेंस की उम्मीद मैं अपने बच्चों से रखती हूँ। ठीक, फिर यू यूनिटी ऑफ कमांड, सी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर एक और यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो, ये मेरा तरीका है। ठीक, एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एक और एस स्केलर चेन, आर रेम्यूनरेशन, ओ ऑर्डर, आई इनिशिएटिव, एस स्टेबिलिटी हो गया, स्केलर चेन हो गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई इक्विटी एंड लास्ट ई स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये 14 प्रिंसिपल्स है। ठीक, इससे आपको याद रहेंगे कि वो जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से, और आप कौन सा भूल रहे हो आपको ये भी याद रहेगा। ठीक, डैड यू सी, ये वाला सी वाला देखने वाला सी। ठीक, यूएसएसआर ओआईसी। ओके, चलो पहला प्रिंसिपल पढ़ेंगे। वो पहला प्रिंसिपल कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे और अगर आप ये फोटो ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक, मान लो ये सेटअप बैंक का है।
आप कभी भी बैंक में भी विजिट करोगे ना, आपको ऐसा सही सेटअप मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट, बट हाँ वहां पे आपको डिफरेंट काउंटर्स मिलेंगे। वो डिफरेंट काउंटर्स में जो लोग होंगे उन सबका अपना अपना एक काम होगा। जैसे कि एक इंसान होगा जो कैश डिपॉजिट करने के लिए होगा, एक व्यक्ति होगा जो विड्रॉल के लिए होगा, एक व्यक्ति लोन देखेगा, कुछ व्यक्ति, एक दो व्यक्ति होंगे जो अपना पासबुक प्रिंट करेंगे या फिर इंश्योरेंस का काम देखेंगे। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और हर इंडिविजुअल पार्ट्स को किसको असाइन कर दिया, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, देयर स्पेशलाइजेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। ओके, देखो पहला प्रिंसिपल क्या है, याद रखना ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। सोने वाले जाग जाओ, सोने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, division of work, according to this principle the whole work must be divided into small tasks और units। ठीक, कि भाई क्या होगा, हमारा बहुत सारा काम है, हम उस बहुत सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक 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 पूरे व्यक्ति मतलब एक इंसान को देने के बजाय हम क्या करेंगे, उस छोटे छोटे काम को अलग अलग व्यक्ति यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम असाइन करेंगे। ठीक, ओके, इससे क्या, हर इंडिविजुअल के पास अपना खुद का एक अलग काम होगा, होगा कि नहीं होगा। और यूनिट्स, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, one task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person। ठीक, अगर हम एक ही व्यक्ति को असाइन कर देंगे तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन, और अगर हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो सब कुछ कर ले तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। इससे बेटर क्या है, हम उसको कुछ काम दें, ठीक है। और इससे फायदे क्या होंगे, दो फायदे। सबसे पहला फायदा ये कि एक व्यक्ति अगर एक ही काम बार बार करेगा तो उस काम को वो सबसे अच्छी तरीके से कर पाएगा, यानी कि उस काम में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट। एक होते हैं डॉक्टर्स, एक होते हैं सर्जन्स। सर्जन्स पता है ना कौन होते हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज में, जैसे कि एक भाई एक व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में सबसे अच्छा होगा, उसको हम उसी चीज का सर्जन बोलेंगे, तो वो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ठीक, जैसे कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट असाइन किया जाएगा, और उस डिपार्टमेंट में भी जब वो रहेगा तो उसको कुछ ही तो काम करने होंगे, सारा काम तो उसका नहीं होगा, तो वो जो काम करेगा उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट। वहां पे क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट। ठीक, तो इससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और स्पेशलाइजेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या होता है, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सबसे अच्छी चीज, आपका टाइम बचेगा। भाई मुझे पता होगा ये काम करना है तो ये काम कैसे करना है, पता होगा कि नहीं पता होगा, कितने रिसोर्सेज यूज होने हैं, क्या होना है, कब होना है, कैसा होना है, आई विल बी ऑल अवेयर अबाउट इट। तो ना मेरा टाइम वेस्ट होगा, ना रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और ना हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। ओके, दूसरा बेनिफिट, क्लैरिटी इन माइंड। अगर मैं पहले ही सबको वर्क असाइन कर दूंगी तो सबको पता होगा कौन सा काम किसको करना है। इससे पता है क्या होगा, इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे कि भाई पता चले हमने काम डिवाइड नहीं किया तो एक ही काम दो व्यक्तियों ने, तीन व्यक्तियों ने कर दिया। अब ऐसे क्या हुआ, रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए, एम्प्लॉइज का टाइम और एनर्जी भी वेस्ट हुई। ठीक, इन अ वे नुकसान ही होगा, तो बेटर क्या है, हम वर्क डिवाइड करते हैं। When a person is performing a part of job again and again, will become perfect and specialize in doing that, and efficiency level will improve। ठीक, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। That is why a campaign have separate department for purchase, sale, finance, marketing, etc। कैंपेन की जगह आई थिंक कंपनी होगा। चल आगे देखें। Fuel said that not only the factory work but technical, managerial and skills job should be also be divided into small segment for specialization। ठीक है, फ्यूल का कहना ये था कि केवल भाई टेक्निकल जॉब्स नहीं, हर तरह की जॉब्स में यही हो कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, और a work or a set of work should be assigned to only a individual। ठीक, आगे। In bank, one person is receiving cash, one is giving cash, one is making entry in the passbook, one is giving loan, one is doing FD, etc। So work is divided and bank operates efficiently। यहाँ पे एग्जांपल कल भी हमको बैंक का ही दिया था, आज भी बैंक का ही दिया है।
ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक, आगे पॉजिटिव इफेक्ट, देखो मैंने आपको कहा था कॉज एंड इफेक्ट की बात हुई होगी तो पॉजिटिव इफेक्ट और कंसिक्वेंसेस भी मिलेंगे अगर आपने ये नहीं किया तो। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। Whenever work is divided according to qualification, then automatically it leads to specialization. ठीक, कि भाई जब भी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बटेगा तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। दूसरा, when employee is performing only one part of job, then he become expert in that and result in less wastage of resources. Basically ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? एफिशिएंट हो जाएगी। क्यों? एक व्यक्ति एक ही काम बार बार करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। और अगर स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो रिसोर्सेस कम वेस्ट होंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया? वही दोनों चीजें, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, एक्सपर्टीज नहीं आएगी और एफिशिएंसी नहीं आएगी। लैक ऑफ एफिशिएंसी, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन और चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बताया था कि भाई एक अगर हम प्रॉपर असाइन नहीं करेंगे तो एक ही काम मल्टीपल लोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं किसको क्या काम करना है ना, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ओके, सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अथॉरिटी वर्ड पहले सुना है कि नहीं सुना है? बताओ क्या होता है अथॉरिटी का मतलब? सबने सुना है लेकिन बताने के टाइम पे ऐसा होता है कि भूला, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है। मैंने दे दिया इस बार म्यूजिक। बताओ बताओ क्या होता है अथॉरिटी का मतलब? मयंक, चलो तुम बताओ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? तभी तो मयंक मयंक किसी को नहीं पता? पावर, सही तो बोला। जब पता है तो सही से बोलो, पावर। ठीक, अथॉरिटी का मतलब होता है, अब तुम चुप रहो। वही कह रहे, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो समझो, हर व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती है लेकिन चाहिए होती है पावर। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो तो क्या आप बिना पावर के कर सकते हो? जैसे मान लो आपको काम दिया गया, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल परचेज करने, ठीक, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई भी ऑब्लिगेशन कि आपको कुछ करना है। ओके, और आपको अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाओ और आप फाइनेंस ले सको, पैसे ले सको, फंड ले सको, तो क्या आप वो काम कर पाओगे? क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी लेकिन आपको अथॉरिटी दी नहीं गई। किसकी? कि आप अपने हिसाब से मटेरियल चूज कर सको, आप उसकी कॉस्ट खुद डिसाइड कर सको, तो क्या आप वो काम कर पाओगे? नहीं। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी समझ आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें मिलती रहती है, हमें पता होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, कि भाई किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन कि आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है। आप कहीं पर भी जाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप आपके पास आती है कि नहीं आती है? स्टूडेंट लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई कमी तो होती नहीं है, होती है क्या? नहीं, वो बात अलग है, हम उसको ज्यादा सीरियस लेते नहीं है ना। चलो आगे देखो, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, है ना। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि भाई आपके पास पावर है डिसीजन लेने की या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम, कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि भाई आपने वो काम करना ही करना है जब तक आपको दिया गया है। जो एक होता है ना, एक वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक, डेडलाइन जिसको हम कहते हैं, कि डेडलाइन तक आपको कोई काम करना है, तो ये क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। According to this principle, there must be a balance or parity between the authority and responsibility. ठीक, फ्यूल का कहना क्या है? फ्यूल का कहना ये है कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच में पैरिटी हो। पैरिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, एक बैलेंस हो। बैलेंस हो मतलब ना अथॉरिटी ज्यादा हो और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो। समझो, अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, ऐसे में आपने सुना होगा लोग अपनी पावर का क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल, मिसयूज। वेयरएज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी इंडिविजुअल्स पर एंड उन इंडिविजुअल्स के पास अथॉरिटी कम होगी, तब क्या होगा?
जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई होंगी वो मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अथॉरिटी। तो फ्यूल का कहना सिंपल सिंपल क्या है, दैट देयर शुड बी पैरिटी और सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिकॉज एक्सेस ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अथॉरिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of authority without matching the authority will not allow the worker to complete this work on time. सिंपल है भाई, अगर अथॉरिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो ऐसे में क्या होगा भाई, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। नेगेटिव रिजल्ट क्या आएंगे, मेरे पास पावर बहुत है लेकिन मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, तो ऐसे में मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करूंगी, यस और नो, तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। सेम वे अगर मेरे पास अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ऐसे में जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी टाइम पे। ठीक, फिर मुझे हर चीज के लिए परमिशंस लेनी पड़ेंगी और वो परमिशंस की वजह से क्या होगा, डिले, है ना, फिर हम टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो जो डेडलाइन है ना, उस डेडलाइन पे काम नहीं हो पाएगा। An organization should build safeguard against misuse or abuse of managerial power, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सेटअप बनाना चाहिए जिससे वो अथॉरिटी का मिसयूज होने से रोक सके। Other than that, a manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obligating a legitimate order, but not to only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for giving his or arguments। ठीक है, जैसे कि आप समझो सुपीरियर है, सुपीरियर के पास पावर है अपनी सबॉर्डिनेट को पनिश करने की, बट ये नहीं कि जब मन हुआ तब, और ये नहीं कि बिना उसका आर्ग्यूमेंट सुने। ठीक, यानी कि उसको प्रॉपर चांस देंगे कि भाई वो अपनी बात रख सके, और उसके बाद भी अगर लगा कि भाई उसने एक लेजिटिमेट यानी कि एक सही ऑर्डर फुलफिल नहीं किया, वो फुलफिल क्यों नहीं किया, मर्जी से। ठीक, ये नहीं कि कोई मजबूरी रही या कुछ, तो वो हम सुनेंगे। अगर लगेगा कि हाँ भाई इसने अपनी मर्जी से नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, देन फिर हम उसको पनिशमेंट देंगे। ये नहीं कि ऐसे ही उठा के अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 वीक टाइम, बट ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल। ठीक है भाई, 100 यूनिट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, बट पावर ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल तो दिया ही नहीं, यानी कि अथॉरिटी दी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं। If there is no raw material available in the storeroom, as a result, he could not complete the target of producing 100 units on time। ठीक भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। भाई टास्क कंप्लीट ही नहीं होंगे, मेरे पास केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी तो है ही नहीं। पावर तो चाहिए ना डिसीजन मेकिंग की, अगर मैं पावर ले ही नहीं सकती, अगर मेरे पास पावर है ही नहीं, अगर मैं डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकती, देन how come I can how can fulfill my obligation or complete my obligation, है ना। The worker cannot be blamed for not completing on time because he was only given the responsibility and not the matching authority। ऐसे केस में आप वर्कर्स से सवाल भी नहीं कर सकते कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों, उसके पास तो सिंपल सा रीजन है, ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पावर नहीं थी। ठीक, जैसे आपने काम लिया, आपको कोई चीज बनवानी थी, ठीक, बट उसके लिए मटेरियल तो था ही नहीं, और आपने उसको मटेरियल परचेज करने की पावर नहीं थी। अब जब आप उससे पूछोगे, आप उसको आंसरेबल बनाओगे कि भाई आपने क्यों नहीं किया, तो उसके पास तो सिंपल सी चीज है ना कि भाई सामान ही नहीं था, रॉ मटेरियल वाज नॉट देयर एंड आई वाज नॉट हैविंग द पावर टू परचेज इट, है ना। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट्स इन नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब। अब पॉजिटिव इफेक्ट देखो एंड कंसीक्वेंसेस, बहुत सिंपल है, no misuse of authority or helps in meeting responsibility on time without any delay। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैचिंग है तो ना तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा, और दूसरी चीज ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिले होंगी, वो टाइमली मेट होंगी। वही कंसीक्वेंसेस में क्या होगा, अथॉरिटी का मिसयूज, नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क और ओवरबर्डन ऑफ वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, delay in work or incompletion of work due to less authority। दूसरा, misuse of authority due to excess responsibility, authority, overburden with work with excess responsibility। ठीक, इंसान ओवरबर्डन होगा, टाइम काम पे कंप्लीट नहीं होगा, और अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो अथॉरिटी का क्या होगा, मिसयूज। आपने 2 प्रिंसिपल पढ़े ठीक अभी तक। पहला प्रिंसिपल क्या क्या कहता है फ्योल, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना, और into small task, and instead of assigning the entire task to an individual,
Each task should be assigned to different individuals according to their capability, according to their interest, according to their specialization, according to their experience. ठीक, सिंपल साफ शब्दों में वो ये कहते हैं कि भाई सारे काम को एक व्यक्ति को असाइन मत करो, हर व्यक्ति को थोड़े थोड़े काम असाइन करो उनके इंटरेस्ट, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। इससे फायदा किस किस में होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन में और दूसरा एफिशिएंसी में। और नहीं करोगे तो दोनों में क्या होगा, नुकसान, ना ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन। जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वही आपके केस में आएंगे कंसीक्वेंसेस में। क्यों, क्योंकि कंसीक्वेंसेस है क्या कि अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, तो जो अच्छा होना होगा वो नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट देयर शुड बी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, कि भाई दोनों में एक बैलेंस हो, जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यू कैन से द अथॉरिटी शुड बी बैक्ड विद द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, और देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ एक्सेस अथॉरिटी और एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, इन केस if there is excess responsibility then compared to authority, then the task will not be completed and vice versa. Okay, आगे थर्ड दैड ना, तो DA एंड लास्ट वुड बी डिसिप्लिन। नहीं, ये अच्छा प्रिंसिपल है, नहीं सुन लो, लास्ट है। ठीक, मैं केवल ओवरव्यू दूंगी, नहीं पढ़ा रही अंदर का। ठीक, समझो, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सबसे सरल है, लेकिन जब पेपर में आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। पता है क्यों, क्योंकि ये आपको काफी प्रिंसिपल्स की याद दिलाता है। इसमें और बाकी प्रिंसिपल में बहुत सिमिलैरिटी है, आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि ये डिसिप्लिन है, इतना सरल प्रिंसिपल है। क्या हो गया कशिश, तुम ऐसे इधर उधर क्या देख रही, कौन सा पेपर दिख गया तुमको, छोड़ो कल ही पढ़ाऊंगी, रहने, निकालो मैक्रो निकालो, आज क्वेश्चन करेंगे हम। मैक्रो भी नहीं पढ़ना, मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया है ना आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि थ्योरी ज्यादा हो गई है। चलो इधर देखो, निकालो कॉपीज। देखिए कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दो मेथड है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर। आपको दोनों से क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, आपको ये कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन कि क्वेश्चंस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यही याद रखना, यही आपका बेसिक काम होगा सबसे पहले। ठीक, इवन जब आप बिजनेस की केस स्टडी सॉल्व करोगे या इको में केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पर भी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन की सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना, जिससे आपको पता होगा कि आपको सवाल किस बारे में आना है। ठीक, चलो देखो क्या करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, कौन से मेथड में आएगा, इनकम मेथड में। ओके, फिर इंपोर्ट्स गिवन है एक्सपेंडिचर में,
आएगा कि नहीं आएगा? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मेथड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, आएगा एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहां पर और क्या ऐड होगा? चेंज इन स्टॉक, तब जाके क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। चलो, फिक्स्ड कैपिटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी किसका है? एक्सपेंडिचर मेथड का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है? डेप्रिसिएशन, ये भी इस्तेमाल कहाँ होगा? एक्सपेंडिचर मेथड में। क्यों? इनकम मेथड में तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, इनकम मेथड में तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकम मेथड में तो ऑलरेडी हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो क्या आता है हमारा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आता है कि नहीं आता है? सॉरी, एनएनपी नहीं बच्चा, एनडीपी। इसलिए हम डेप्रिसिएशन यहां तो कंसिडर करने वाले नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड में इस्तेमाल होगा। आगे देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नाफिया, ये दोनों मेथड में इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आगे कुछ लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि दोनों में ही नेशनल इनकम निकालनी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, एक्सपेंडिचर मेथड में इस्तेमाल किए जाएंगे ये भी। चेंज इन स्टॉक, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? यहाँ, ओके। सब्सिडीज गिवन है, एक्सपेंडिचर में ही इस्तेमाल होगी। रेंट इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। इंटरेस्ट इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। प्रॉफिट इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। तीनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट और प्लस इंटरेस्ट, ओके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर दे रखा है, एक्सपोर्ट यहाँ दे रखा है, कहाँ इस्तेमाल होगा? एक्सपेंडिचर में। लास्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी चीजें गिवन है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, लगाओ फॉर्मूला और आंसर निकालो, ठीक है। सबसे पहले हम इनकम मेथड से निकाल लें और डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक। देखो, सीओई कितना है आपका? 250, ठीक। और यहाँ पे आप फॉर्मूले में एनएनपीएफसी कर दो, तो यहाँ पे और क्या ऐड होना है? एनएफआई, नाफिया और ऐड होना है। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आएगा? 100, 200 और 50, 350। मिक्स्ड इनकम कितनी है? 50। एनएफआई कितना है? 20। 250, 350, 400, 400, 500, 600, 650 और 670, 670 करोड़, ठीक। ये आपके इनकम मेथड से आ गई नेशनल इनकम, ठीक। सीओई आपको गिवन है, ठीक। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने निकाल लिया, किस किस को ऐड किया? रेंट को, प्रॉफिट को और इंटरेस्ट को, ठीक। और मिक्स इनकम हमको गिवन है, नाफिया भी हमको गिवन था। हो गया? पेमेंट हो गया? पेमेंट कट गया, उसमें मिला नहीं मेरे को, उतना बढ़ के पेमेंट कर। कितने का किया था पेमेंट? फिर ठीक है। नहीं, मुझे लगा उसमें कूपन कोड लगाए बिना कर दिया। चलो, अब रुक जा, बाद में करना। एक्सपेंडिचर मेथड से करे सॉल्व। चलो, एक्सपेंडिचर मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए या फिर पहले जीडीपी एमपी निकाले? बताओ, जीडीपी एमपी निकाले, फॉर्मूला लिखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये कौन सा मेथड है? ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप पढ़ोगे भी पूरा, लिखोगे भी पूरा, वरना फिर एग्जाम में भी यही करके आओगे, पीएफसी और जीएफसी लिख के आओगे, ठीक। लिखो भी पूरा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड लास्ट
प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो ऊपर गिवन है, कितना है 550। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स 60। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको गिवन नहीं है, लेकिन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है हमको, कितना है 120। तो इसमें और क्या ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी गिवन है हमको 20। नेट एक्सपोर्ट्स में देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है नेट एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितने हैं 10, इंपोर्ट्स कितने हैं 20। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। 550 एंड 60 कितना हो गया 610। हाँ बेटा, प्लस 120 एंड 20 140। ठीक, और ये माइनस के 10, 610 प्लस 130 047 740 करोड़। लेकिन अभी ये केवल क्या है जीडीपी एमपी। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है जीडीपी एमपी। अभी ना इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट हुआ है, ना इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्ट हुआ है, और ना ही इसमें नाफिया एडजस्ट हुआ है। ये सारे एडजस्ट होने के बाद क्या आएगा एनएनपीएससी। पहले इतना निकालो फिर अभी बाकी का करते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से तरीका ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, पेपर में गलती किसी से भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसीलिए बेटर है आप उसको टुकड़ों में करो, स्टेप वाइज करोगे तो आपको स्टेप वाइज मार्क्स तो भी मिल जाएंगे। पूरा फॉर्मूला लगाया और गलती से प्लस माइनस की गलती होगी तो फिर पूरे नंबर चले जाएंगे। ये पूरे पूरे लिखने पड़ते हैं फुल फॉर्म एग्जाम्स में। लेकिन याद रखना फिर भी, अभी तो रफ में कर रहे हो बट अभी से आदत डालनी पड़ती है ना, इसीलिए। चलो आगे करें, निकालें हम क्या निकालना है एनएनपीएफसी। रुको मैं दूसरी स्क्रीन खोल लूं, उसमें थोड़ा वैसे मैसी हो रहा है। स्लो है। चलो देखो, ये कुछ मैसेज कर रहा है ना एनएनपीएच फैक्टर कॉस्ट एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन, पेन का कलर। चलो क्या निकाला था हमने, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला था। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस होगा, फिर एनएफआईए ऐड होगा, और फिर हम एनआईटी माइनस करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आया पूछोगे हमने क्या किया क्यों किया, पूछोगे नहीं ढीठ हो, मुझे ही बता देने तो। देखो सबसे पहले ये ग्रॉस है और हमें निकालना क्या है नेट। तो सबसे पहले क्या माइनस होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन। ओके, सेकंड लेटर देखो, ये है डोमेस्टिक एंड व्हाट वी वांट इज नेशनल। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है एनएफआईए, इसलिए एनएफआईए क्या हुआ प्लस। अगर डोमेस्टिक निकालना था तो एनएफआईए क्या होता माइनस। ठीक, थर्ड देखो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस गिवन है एंड वी व्हाट वी वांट इज फैक्टर कॉस्ट, तो एनआईटी क्या होगा माइनस। चलो जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आई थी 740 माइनस डेप्रिसिएशन। देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कितना गिवन है 10। एनएफआईए कितना था, एनएफआईए था 20, और एनआईटी गिवन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों गिवन थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस थे आपके 100 और सब्सिडीज हैं आपकी 20, तो 100 माइनस 20
740 माइनस सॉरी प्लस 10 माइनस 80। प्लस कैसे हुआ? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। ठीक, 750 और माइनस 80, 670 करोड़। अब अगर आप इसको मैच करोगे अपने प्रीवियस आंसर से जो हमने इनकम मेथड से निकाला था, तब भी इतना ही आया था। देखो, हाँ, एक्सपेंडिचर से भी तो निकालोगे, दोनों से निकालना था। क्वेश्चन में देखो क्लियरली लिखा है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एंड लिखा है और नहीं लिखा था, दोनों से निकालना पड़ेगा। तो नंबर भी अगर, हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी, आपको इंडिविजुअली निकालना इंडिविजुअली निकालो, अलग अलग निकालना अलग अलग निकालो, इकट्ठे निकालना इकट्ठे निकालो। अच्छा हाँ, कल के बारे में पता है ना? कल टेस्ट है। हाँ, दैट आई कांट से कि सुबह होगा कि दोपहर में होगा, मतलब इसी टाइम होगा या सुबह होगा, वो मुझे नहीं पता, बट टेस्ट है, ये कंफर्म्ड है। सर मैसेज करते हैं इस बारे में तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट टेस्ट है, ये कंफर्म है। जितने पुराने बच्चे हैं सब अपना टेस्ट के लिए अपने अपने मोबाइल्स लेके आएंगे और एक पेज लेके आएंगे। एक पेज में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। एक पेज मतलब वो वाला 4 वाला, ठीक है। दूसरी चीज, जो बच्चे न्यू हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, वो अपनी मैक्रो की बुक लेके आएंगे, ठीक। और न्यू ज्वाइनीज में ये लास्ट के तुम नहीं आती हो, ये 2 आते हैं, ओके, आप आते हो, ये मयंक, बस। नहीं, ठीक है। देखो, टेस्ट देना, 0 भी आएगा कोई इशू नहीं है, वैसे 0 किसी का आएगा नहीं, इतना इतने भी गधे हमारे बच्चे हैं नहीं, मुझे पता है। आ भी गया तो कोई इशू नहीं, पहला टेस्ट है, बट टेस्ट सारे देने हैं आपने, ये आप याद रखना। फायदे में रहोगे अगर टेस्ट दोगे तो, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information, calculate national income by first income method and the other is expenditure method. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सॉल्व आपने खुद नहीं करना है, ठीक। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक। नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, देखो नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, कहीं नहीं लिखा कि फिक्स्ड है या क्या, तो हम क्या मानेंगे, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है, लेकिन ये नेट पे, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन और ऐड होगा, तब ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। प्लस चेंज इन स्टॉक, ओके, चेंज इन स्टॉक का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक। गलती से भी चेंज इन स्टॉक यहाँ ऐड मत कर देना, क्योंकि हमको नहीं दिया ना कि फिक्स्ड है, हमको तो केवल क्या दिया है, नेट है। आगे देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये इनकम मेथड का पार्ट है आपके, ठीक। रेंट, इंटरेस्ट, और फिर आपको दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस। जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी दिया है, देन फिर ये रेंट की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई ना, इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई, ठीक। क्यों, बड़ा कर दूं, ठीक है, इसको छोटा कर दे रही। समझ आई इतनी सी चीज कि जब हमको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और रेंट और इंटरेस्ट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट ही तो है, तो सिंपल है, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, इसलिए ये इंक्लूड नहीं हो गया, मैंने क्या कर देंगे, इग्नोर। आगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नेट गिवन है आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है, लेकिन जितना मुझे याद है क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी गिवन है, और ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये किसका पार्ट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, इग्नोर, है ना, क्योंकि सीओई जो होता है
उसमें क्या क्या होता है, वेजेस इन कैश, अब आगे अपने आप सैलरीज लगा लेना, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड लास्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। यहाँ पे हमको ये गिवन है, लेकिन हमको तो पूरा डायरेक्ट यही गिवन है ना, सीओई, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर, बिकॉज सिंपल है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ट्रिपल एस ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा किसमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। ठीक, फिर आपको नेट एक्सपोर्ट गिवन है, ये कौन से मेथड में आएगा, एक्सपेंडिचर में। नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो दोनों में ही इस्तेमाल होगा। ठीक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है आपका, डेप्रिसिएशन, ये इंक्लूड होगा यहाँ पे। ठीक, करो सॉल्व। आपके पास 5 मिनट्स है, नहीं कर पाओगे तो मैं करा रही हूँ। ठीक, जीडीसीएफ में नहीं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है ना, हमें तो ग्रॉस चाहिए होता है, तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। ये दिया है। डेप्रिसिएशन के कुछ कॉमन नाम है, जिसमें से एक सबसे कॉमन नाम ये है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी कभी कभी आ जाता है, वैसे जर्नली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही आता है। ये आज ही करना है बेटा, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आ रहा हो, आंसर नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर में नेट एक्सपोर्ट प्लस होगा, तुमने क्या निकाला है, एनएनपीएफसी, कैसे निकाला, चारों ऐड किए, ठीक है, 400 और प्लस 100 तो 500 हो गए ये, फिर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तुमने डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया, जब आप एनएनपीएफसी निकालोगे, क्या निकाला है, नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है, जब ये तुम ये चारों ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, जीडीपीएमपी, इसको पूरा बनाओ तो एनएनपीएफसी, जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है, एनएनपीएफसी का फॉर्मूला इनकम मेथड से होता है, बाकी आउटपुट और एक्सपेंडिचर दोनों से जीडीपीएमपी निकलता है। इन चीजों में इतना कंफ्यूज मत हो, ये बेसिक्स है, अगर ये बेसिक्स में कंफ्यूज रहोगे तो आंसर्स गलत आएंगे। कराऊं क्या, लास्ट बेंच कर रहे हो तुम दोनों, इधर आ रहा है साक्षी, जिस पॉइंट पे आपको नहीं आए तभी पूछ लो, डोंट वेस्ट योर और माइंड टाइम। क्या हो गया, मुझसे पूछ लो वैल्यूज। क्वेश्चन क्यों नोट कर रहे हो,
आपकी बुक में क्वेश्चन है, इसी बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करने का मतलब ही नहीं। लाओ दिखाओ, मैं खोल के दूं। आगम पेज नंबर बताओ। 4.5। नहीं 5.2 पे तो नहीं है, न्यू है। अच्छा 33 वाला है, 33 है, इसी बुक के क्वेश्चन है। मेरे में तो 33 है। आंसर दोनों से ही अगर आप एनएनपीएफसी निकालोगे तो 2600 आएगा। मतलब जो नेशनल इनकम है वो 2600 है। क्या आ गई? किससे आई? किससे किससे कौन से मेथड से आई? एक्सपेंडिचर से। आपकी एक्सपेंडिचर से। अब इनकम से और निकालो। मिक्स इनकम नहीं दी है ना बेटा, तो जीरो। अगर आपको कोई अगर आपको कोई चीज नहीं दी होती और आपसे वो चीज निकालने कहीं भी नहीं जा रही, इट मींस जीरो। मिक्स इनकम नहीं दी तो जीरो। आपको दो दिए ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस, उन दोनों को ऐड करोगे और एनएफआईए को ऐड करोगे, आपका आ जाएगा नेशनल इनकम इनकम मेथड से। देखो 400 ये और 2000 ये, 24 तो ऐसे ही हो गए। ठीक, ये 1900 है प्लस 400 ऑपरेटिंग सरप्लस के, एनएफआईए -20, ऑपरेटिंग सरप्लस 720 है। 1900 प्लस 720 9/7/26। ये आपके इनकम मेथड का सॉल्यूशन। किसमें किसमें एनआईटी? किसमें एनआईटी? कौन से मेथड से एनआईटी कर रहे हो? एक्सपेंडिचर में एनआईटी कितना है? 400। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400। आ गया आंसर? एक्सपेंडिचर में इतना ही आएगा। ये चारों ऐड करें, 200 500, फिर ये कितना था आपका 600 और ये 20। ठीक, उसके बाद डेप्रीसिएशन माइनस करो 100 का। ठीक है, उसके बाद फिर नाफिया ऐड करो, मतलब वो होगा माइनस लेकिन लिखेंगे पैसे। हाँ ठीक है, और लास्ट रह गया नेट। नेट 400 का माइनस करो, आंसर आएगा। नेट माइनस होना है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस गिवन है। आया? आ गया? सबका आ गया दोनों से? हाँ, जीडीसीएफ एक्सपेंडिचर में देखो ये रहा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ठीक, अब इसमें क्या ऐड होगा? डेप्रीसिएशन। तब क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 400 ये है और 100 का डेप्रीसिएशन है, तो ये जीडीसीएफ हो गया 500।